गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और गॉस लॉ का यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकाला था। किसकी वजह से? एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से। फिर एक थिन शीट की वजह से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। देखो, जो वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, रेखीय आवेश वितरित है यहाँ पे। शीट पे अगर हम बात करें तो पृष्ठीय आवेश वितरित है। चलिए, पृष्ठीय आवेश के लिए ही हम फिर से बात करेंगे। देखो, शीट के लिए भी हमने दो प्रकार की शीट पढ़ी थी बच्चों। एक थिन शीट जिसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके अलावा हमने एक मोटे परत के लिए बात करें तो मोटी परत के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो हमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो पतली शीट के कंपैरिजन में 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे देता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो मतलब एक किसी इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है बच्चों। किस पे डिपेंड करता है? चार्ज डेंसिटी पे, कि किस डेंसिटी का चार्ज उस शीट पे अवेलेबल है। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा उस शीट के सामने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ होलो स्फीयर। देखो दोनों क्या चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, अ होलो स्फीयर और अ कंडक्टिंग स्फीयर, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। बच्चों दोनों के लिए अगर मैं बात करूं, एक होलो स्फीयर के लिए या एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आइडेंटिकल होगा। क्यों होगा देखिएगा। मान लेते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक है, तो होलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया मैंने जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। जब मैं इस होलो कंडक्टिंग स्फीयर को कोई क्यू चार्ज दूंगा तो बच्चों ये जो चार्ज होगा वो इसकी सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस और नो? यस सर। यस। उसके अलावा मान लीजिए मैं अगर बात करता हूं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो बच्चों जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है उसके लिए भी सारा का सारा चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चार्जेज है, पॉजिटिव चार्जेज आपस में रिपेल करेंगे, और ये रिपेल करेंगे तो क्या कोशिश करेंगे? एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहने की कोशिश करेंगे। सिंस जो हमारा स्फीयर है वो कंडक्टिंग है, तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे ट्रेवल कर लेंगे। और मैक्सिमम दूरी कहाँ पे मिलेगी इन्हें एक दूसरे से? केवल और केवल सरफेस पे मिलेगी। तो होलो स्फीयर के लिए भी सारा का सारा चार्ज जो होता है वो स्फीयर के फेस पे होता है, पृष्ठ पे होता है, सरफेस पे होता है। और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है। ऑल चार्ज ऑल चार्ज लाइज on the surface of sphere. All charge lies on the surface of sphere. चलिए, तो अब मान लीजिए इस होलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जिसके लिए सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है बच्चों? जिसके लिए सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है। यहाँ पे हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे किन्हीं 3 ऐसे पॉइंट जो कहाँ पे लाई कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे एक ऐसा पॉइंट जो इस स्फीयर के अंदर लाई करता हो। मान लीजिए ये पॉइंट पी ले लिया मैंने। पॉइंट पी के लिए जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आर है। तो क्या मैं कह सकता हूं आर इज लेस देन कैपिटल आर? ठीक है। सेकंड में बात करूंगा एक ऐसा पॉइंट जो इस होलो स्फीयर की सरफेस पे लाई करता हो, पृष्ठ पे लाई करता हो। और तीसरी में बात करूंगा जब ये बाहर हो। ठीक है, आर कैपिटल
आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो स्फीयर के बाहर हो। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कहां पे, जब पॉइंट पी इस स्फीयर के अंदर लाई कर रहा हूं। बच्चों इसके लिए क्या करूंगा, सिंस मैं गॉस लॉ का यूज कर रहा हूं तो सबसे पहले एक गाउसियन पृष्ठ बना दूंगा। चलिए ये एक गाउसियन पृष्ठ हो गई। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग पाई टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ये मैंने एक स्पेरिकल गाउसियन पृष्ठ बना दी, गाउसियन सरफेस बना दी। बच्चों इस गाउसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज एनक्लोज्ड है? नो सर। सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। तो इस केस में Q इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में Q इनक्लोज्ड हो जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं तो E, चलिए इंटीग्रेशन डेल्टा एस, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, तो इंटीग्रेशन डेल्टा एस क्या दे देगा बच्चों, इस गाउसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। और स्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सो ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहां से हमें मिल जाएगा E विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि एक होलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट लेता हूं तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट याद कर यस सकते हैं, सर। है ना। चलिए सेकंड केस, जब पॉइंट मैंने सरफेस पे ले लिया। चलिए जब पॉइंट सरफेस पे लूंगा तो गाउसियन सरफेस कहाँ पे होगी, एग्जैक्टली सरफेस के बराबर हो जाएगी। और जब गाउसियन सरफेस, जो मेरी गाउसियन सरफेस है वो सरफेस के बराबर हो जाएगी, तो अब क्या कोई चार्ज इनक्लोज रहेगा? यस, जितना भी सरफेस पे चार्ज है क्यू, वो सारा का सारा इनक्लोज्ड माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए ई, अब बच्चों सिंस आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्या टोटल सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चों, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा? बोलिए। यस सर। यस, जब ये हो जाएगा सरफेस के लिए, will be equals to total enclosed charge q upon epsilon naught. So it will be equals to E is equals to q upon 4 pi epsilon naught r square, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं E equals to k q by r square, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, तो अंदर निकाल लिया एक ऐसा बिंदु जो इस गोले के अंदर है, एक ऐसा बिंदु जो गोले के पृष्ठ पे है, और अब हम बात करेंगे एक ऐसा बिंदु जो गोले के बाहर है, मीन्स आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो मान लीजिए ये बिंदु ले लेता हूं, ये पी लिया था, ये कोई बिंदु क्यू ले लेता हूं जो गोले से बाहर है, और इसकी केंद्र से दूरी स्मॉल आर है। इसके लिए अगर मैं गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा तो ये एक स्पेरिकल गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा बच्चों। चलिए इस स्थिति में अगर मैं कहूं कि इस गाउसियन पृष्ठ जो मैंने बनाई है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना चार्ज इनक्लोज है बच्चों, बताइए। कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू। ठीक है, गोस लॉ को लगा देते हैं हम। चलिए ई डॉट इंटीग्रेशन डेल्टा एस, अब बच्चों गाउसियन पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, गाउसियन पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मिल जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरीके से किसी आउटर पॉइंट के लिए जो स्पेयर के बाहर लाई करता है उसके लिए विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है,
सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये तो नियरली कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इस सिस्टम के लिए के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ स्फीयर भी कांस्टेंट है, तो ये नियरली कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। ओके। और जैसे जैसे देखो अंदर जीरो है, सरफेस पे कांस्टेंट हो गया, बाहर हम बात करें तो के और क्यू कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, तो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है बच्चों। चलिए इसके लिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अगर हम ग्राफ बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच में, रेडियस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा बच्चों। वाई एक्सिस के अनुदिश हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक्स एक्सिस के अनुदिश ले लेते हैं दूरी r फ्रॉम केंद्र, केंद्र से दूरी। चलिए जब तक हम केंद्र से पृष्ठ तक आएंगे तब तक विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 रहेगा। जैसे ही मैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों कितना, के क्यू बाई कैपिटल R का स्क्वायर। और फर्दर सरफेस के बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी R की वैल्यू बढ़ेगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, एक पैराबोला मिल जाएगा। तो इसके बाद ये इस तरीके का परवलय सर। ग्राफ, बस परवल है, वेरी गुड बेटा। तो ये ग्राफ हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए एक तो होलो स्फीयर या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है। चलिए यस नेक्स्ट सर। केस आता है बच्चों। अब हमारे बोर्ड में जो केस है वो तीन ही केस हैं। एक लाइन चार्ज का है, इसके लिए है, एक शीट का है, और एक ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर का है। इसके अलावा हम एक छोटा सा केस और कर लेते हैं जल्दी से, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये हमारे नीट वगैरह के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ऑल्दो ये केस बच्चों हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में ही, एटम वाला, जो एटम के अराउंड चार्जेस, एटम के अंदर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसी भी नाभिक में जो आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की तरह ही है। तो उसके क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट दे रखे हैं, अगर हम ये केस सीखते हैं तो उसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। चलिए देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग से क्या फर्क पड़ गया बच्चों, नॉन कंडक्टिंग से फर्क ये पड़ जाता है कि मान लीजिए मैं इसे एक रूप, कोई चार्ज क्यू दे देता हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई आर रेडियस का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कुचालक गोला है। जब मैं इसको क्यू आवेश दूंगा तो ये आवेश एक समान रूप से इसके पूरे के पूरे आयतन पे, पहले क्या थे, केवल और केवल पृष्ठ पे जा रहे थे, कंडक्टिंग के लिए आवेश पृष्ठ पे ही संग्रहित हो रहा था। यहाँ पे ये आवेश पूरे के पूरे आयतन पे संग्रहित होगा और एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसकी रेडियस आर और क्यू चार्ज मैंने इसको दे दिया है। अब बच्चों अगर मैं बात कहूं, मैंने पढ़ा था यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश का आयतन घनत्व, ये किसके बराबर दिया था बच्चों, Q बाई V के बराबर दिया था। तो यहाँ पे इस स्फीयर को मैंने कुल आवेश दे दिया Q, और अगर इसके आयतन की बात करूं तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ के बराबर। तो इसका आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, Q/4/3 πr³ के बराबर हो जाएगा। चलिए वापस से मैं इस गोले के लिए तीन बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा, एक बिंदु जो गोले के अंदर हो, एक बिंदु जो गोले के पृष्ठ पे हो, और एक बिंदु जो गोले के बाह्य हो, बाहर हो। ठीक है, सबसे पहले अंदर के लिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P ले लिया है, जो केंद्र से R दूरी पे, एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो सेंटर से
आर डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, गाउसियन पृष्ठ बना देते हैं, गाउसियन सरफेस बना देते हैं। तो ये मैंने एक स्पेरिकल गाउसियन सरफेस बना दी है, ठीक है। अब इस गोले के अंदर देखें तो क्या ये चार्ज इनक्लोज है बच्चों, यस और नो? गोले की यस त्रिज्या सर। आर है, तो गोले के अंदर मान लेते हैं कोई क्यूडेस चार्ज इनक्लोज है, तो क्यूडेस का मान क्या हो जाएगा, गोले का आयतन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी। तो गोले का जो वॉल्यूम है इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी रो, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू डेज की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्यू कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, यही हो जाएगी। ये आ गया चार्ज एनक्लोज्ड, क्यू डेज इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। चलिए अब लगा देते हैं गॉस का लॉ, जैसे मैंने पहले काम किया था वो का वही करना है। क्या कहता है, द टोटल फ्लक्स इंक्लूड इन linked with this Gaussian surface will be equals to integration E dot ds will be equals to q enclosed by epsilon naught। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इंटीग्रेशन डेल्टा एस क्या हो जाएगा बच्चों, इस स्मॉल आर रेडियस के स्पेयर के लिए ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू इनक्लोज्ड, डेट इज क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से यहाँ पे आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई का मान हमें मिल जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू के क्यू आर बाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर, कौन से केस में, जब जो गोला है वो कुचालक गोला हो, नॉन कंडक्टिंग हो। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें के क्यू और कैपिटल आर ये तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं सेंटर पे, सेंटर के लिए बच्चों एट सेंटर, सेंटर पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, स्मॉल आर की वैल्यू 0। 0। और अगर सेंटर पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सेंटर से जैसे जैसे पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करता रहेगा। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब पॉइंट मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है, और जब पॉइंट सरफेस पे लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी वाले में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर कर देता हूं, तो क्या मिलेगा, के क्यू आर बाई आर क्यूब, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें के क्यू बाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये वही वैल्यू होगी जो होलो स्फीयर के लिए हमने निकाली थी, और होना भी चाहिए। जब पॉइंट मेरा सरफेस पे लाई करेगा तो गाउसियन सरफेस के लिए जो चार्ज इनक्लोज होंगे वो पूरे के पूरे स्फीयर के चार्ज आ जाएंगे क्यू का क्यू, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर जाएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। थर्ड केस कैपिटल आर ग्रेट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट क्यू ले लेता हूं जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, पॉइंट क्यू सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, इसके लिए गाउसियन सरफेस बना देता हूं, स्पेरिकल गाउसियन सरफेस ये हो जाएगी। चलिए इस स्पेरिकल गाउसियन सरफेस के लिए क्या चार्ज इनक्लोज्ड वापस से कैपिटल क्यू हो जाएगा बच्चों, यस सर। Q enclosed will be equals to कैपिटल Q, और जब Q enclosed कैपिटल Q के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग के केस में हमने किया था, यही काम किया था, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट
तो यहां से वापस से हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये अब हो गया मेरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पॉइंट। देखो कंपेयर करें तो होलो के लिए इनसाइड 0 था, यहाँ पे के क्यू बाई के क्यू आर अपॉन आर क्यूब था, बस यही अंतर है। बाकी होलो या सॉलिड के लिए सरफेस या बाहर लें तो सेम वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए अब इसके लिए भी ग्राफ बना लेते हैं। इसके लिए ग्राफ कैसा बनने वाला है बच्चों, देखिएगा। चलिए ये ले लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके से बच्चों। सेंटर पे ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, किसके बराबर, सेंटर पे। ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी सेंटर पे एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। अब जैसे ही मैं सेंटर से बाहर निकलता हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पे वापस से ही पैराबोला परवलय बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके लिए ग्राफ। तो दोनों केसेस हमें मिल चुके हैं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको। यस सर। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। बच्चों अब ये तो हो गए हमारे तीनों केसेस। एक छोटी सी बात और करेंगे हम। एक रिंग के लिए एक समान आवेशित वलय है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, उसका डेरिवेशन हमारे न तो बोर्ड के हिसाब से यूजफुल है न नीट के हिसाब से, बस एक्सप्रेशन यहाँ काम आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, एक समान आवेशित वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। तो मान लीजिए बच्चों ये एक आर त्रिज्या की वलय है, ठीक है, ये आर त्रिज्या की वलय है, और ये इस वलय का हो गया अक्ष, ठीक है। इस वलय को मैंने कोई एक समान रूप से क्यू आवेश दे दिया, कुल आवेश क्यू दे दिया है, जो इस वलय पे एक समान रूप से वितरित हो गया है, ठीक है बच्चों। और इस वलय से, वलय के केंद्र से गुजरती हुई अक्ष पे, केंद्र से x दूरी पे, यहां से इसके केंद्र से x दूरी पे कोई बिंदु P ले लिया है, तो इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा वो हो जाएगा ईपी बराबर के क्यू एक्स। एक्स क्या है, केंद्र से बिंदु की दूरी, तो के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इस वलय के अक्ष पे, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि बिंदु P अगर इस वलय के केंद्र पे हो, बिंदु P अगर वलय के केंद्र पे हो, तो एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 कहाँ हो गया बच्चों, वलय के केंद्र पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ रिंग,
x की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, रिंग के सेंटर पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र। इस फॉर्मूले में अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या मान मिलेगा हमें? KQX/A/Y। हाँ जी बेटा, 0 मिल जाएगा ना यार। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक रिंग जो होती है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद ये वापस घटना चालू हो जाता है बच्चों। ठीक है, इसके लिए अगर हम एक यस ग्राफ सर। बनाएं तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा बच्चों रिंग के लिए। इधर मैं ले लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर ले लेता हूं सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, फिर ये बढ़ता है, मैक्सिमम वैल्यू को पाएगा और फिर वापस घट जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी किसी वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम हो जाएगा और फिर ये वापस से घटता जाएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। यस। चलिए, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग तरीके से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालना सीखा बच्चों, फिर हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, जैसे मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम ले लिया जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं तो उनकी वजह से किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। फिर हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान वितरण के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। अब हमारा अंतिम भाग बज रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। सबसे पहले हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और फिर उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात करते हैं यस इलेक्ट्रिक सर। डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है बच्चों? डाइपोल का मतलब होता है दो इक्वल एंड अपोजिट, दो इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। तो दो एक समान मैग्नीट्यूड और विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक में सामंजस्य बनाता हूं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये एक आवेश है प्लस क्यू और ये एक आवेश है माइनस क्यू। इस पे प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। दोनों पे परिमाण समान है आवेशों का और जो नेचर है वो विपरीत है। ये दोनों अगर एक दूसरे से कोई दूरी 2a से पृथक रहते हैं, अलग अलग हैं, तो ये एक डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों? डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल एंड opposite charges separated by a distance of separated by a distance of 2a। तो एक दूसरे से 2a की डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। चलिए, अब ये जो डाइपोल है बच्चों, हर डाइपोल का एक डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या हो जाएगा? डाइपोल मूवमेंट। तो इसके लिए जो डाइपोल मूवमेंट होगा
डायपोल मोमेंट को हम बेसिकली पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। और जो डायपोल मूवमेंट होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन होगी। अगर मैं बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, तो क्या हो जाएगा इसका? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो Q इंटू 2a, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस डायपोल का, Q इंटू 2a के बराबर। डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन होती है डायपोल की बच्चों, it is along the line joining two charge particle, line joining two charge particle, and from negative to positive charge, negative to positive side। तो जो ये डायपोल मूवमेंट है वो तो Q इंटू 2a के बराबर हो गया। Q क्या है? चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, और 2a हो गया इनके बीच की दूरी। डायरेक्शन की बात करें तो इन दोनों माइनस Q और प्लस Q को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके अलोंग ही डायपोल मूवमेंट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसका जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है बात डायपोल मूवमेंट और डायरेक्शन के बारे में? Yes, sir. यस। अब अगर Yes, बात sir. करें तो इस डायपोल का ये क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ये डायपोल का सेंटर हो जाएगा, और डायपोल के सेंटर से पॉजिटिव चार्ज भी ए डिस्टेंस पे है और नेगेटिव चार्ज भी ए डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए अब मैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज बनाता हूं। चलिए ये छोटा सा एग्जांपल करके हम सीखते हैं। मान लीजिए ये एक चार्ज है 10⁻⁻⁶ कुलाम का, और ये दूसरा पार्टिकल है जिसपे चार्ज माइनस का 10⁻⁻⁶ कुलाम है, और ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट P विल बी इक्वल्स टू Q इंटू 2a। 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। P इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो देखो Q की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर। तो इसका इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8 डायपोल मोमेंट यहाँ पे इसका हो जाएगा। चलिए यूनिट की बात करें तो डायपोल मोमेंट के लिए बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी? किस किस का मल्टीप्लीकेशन है? ये चार्ज का और डिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, CM। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें कि इसके लिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कूलाम के लिए हमने AT पढ़ा था, लेंथ मीटर के लिए M पढ़ा था, L पढ़ा था। तो इसका सिंपल सा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LTA के बराबर। यस और नो? Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे क्या बनता है? सिस्टम ऑफ डायबी। ये तो मैंने दो चार्ज ले लिए। मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से एक ये सिस्टम बना देता हूं। ये एक चार्ज ले लिया, ये मान लीजिए मैंने 2Q चार्ज ले लिया प्लस का, ये ले लिया प्लस का Q चार्ज, और यहाँ पे ले लिया माइनस का थ्रू Q चार्ज। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अब अगर इस या फिर डिस्टेंस को भी मैं लेंथ की टर्म में ले लेता हूं बच्चों, कि ये भी L है और ये भी L है। इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी
what will be the net dipole moment of the system? Of the system. चलिए, अगर मैं मान लीजिए बच्चों इस 3q चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, इस 3q चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं, एक चार्ज -q और एक चार्ज -2q, तो ये -q और ये +q मिलके एक डायपोल बना लेंगे, ये +2q और ये -2q मिलके एक डायपोल बना लेंगे। पहले बात करूं -q और +q की, तो इसके लिए जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा उसको नाम दे देता हूं P1 और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -q से +q की तरफ। फर्दर अगर मैं बात करता हूं ये दूसरा सिस्टम जिसके लिए डायपोल मोमेंट P2 हो जाएगा, वो किधर होगा, -2q से +2q के बराबर। ठीक है जी। P1 की वैल्यू की अगर हम बात करें बच्चों, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू एल के बराबर। P2 की वैल्यू की बात करें तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 2Q इंटू एल के बराबर। बच्चों अगर फर्दर मैं बात करूं कि डायरेक्शन भी लगा देता हूं, तो जो P1 की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन है, तो इसको आई कैप लगा दिया जाए। P2 की जो डायरेक्शन है वो y डायरेक्शन है, तो इसे जे कैप कर दिया जाए। अगर मैं बात करूं इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट, तो P नेट क्या हो जाएगा, P नोट इनका वेक्टर सम हो जाएगा P1 प्लस P2, तो ये हो जाएगा QL आई केप प्लस 2QL जे केप। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, QL को कॉमन ले लेता हूं, तो I प्लस 2Q, सॉरी 2Q तो हट जाएगा, सिर्फ 2J हो जाएगा, 2QLI प्लस 2J, ये हो जाएगा नेट डायपोल मोमेंट। बच्चों बेसिकली हम P1 और P2 का रिजल्टेंट ही तो निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ पे होगा, इनके बीच में हो जाएगा P नेट। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें नेट डायपोल मोमेंट की, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू, चलिए इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5। यस और नो बच्चों, तो क्या नेट डायपोल मोमेंट √5 QL के बराबर हो जाने वाला है ना? यस सर। यस। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, ये तो हमने सिस्टम के लिए पढ़ लिया, अब ये किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि एक जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये भी बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। बच्चों इसका जो डेरिवेशन है ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, ये डायपोल का सेंटर, ये टोटल लेंथ 2a। चलिए अब इस डायपोल के लिए बच्चों मैं कोई भी दो पॉइंट चूज कर सकता हूं। एक पॉइंट होगा मेरा एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा, अक्षीय बिंदु, तो ये होगी डायपोल की अक्ष, एक्सियल लाइन। तो अगर मैं पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूं इस डायपोल की वजह से, अगर वो इसकी एक्सिस पे लाई करता है तो ये हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, और ये होता है इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। अगर पॉइंट मेरा इस लाइन पे है तो ये हो जाएगा इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो ये एक्सियल पॉइंट और ये इक्विटोरियल पॉइंट। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सॉरी एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु के लिए। बच्चों एक्सियल पॉइंट पे मान लीजिए मैंने पॉइंट P ले लिया है, इस पॉइंट P की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो R है, पॉइंट P की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो मैं R मान लेता हूं।
चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, यस और नो? E1 नाम दे देता हूं। यस ये सर। नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये किधर लगेगा, टुवर्ड्स द चार्ज लगेगा, तो इसका नाम दे देता हूं E2। तो E1 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड EF ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, और E2 जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -Q। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा है KQ/R², और R क्या होता है, R होता है पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस। तो यहाँ पे E1 के लिए पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस की मैं बात करूं तो देखो बच्चों, ये सेंटर है, सेंटर से चार्ज की डिस्टेंस A है। तो पॉजिटिव चार्ज से, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या R-A के बराबर हो जाएगी बच्चों? यस सर। पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगी। फर्दर अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की पॉइंट से डिस्टेंस, तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी, इट विल बी R+A। ये डिस्टेंस हो जाएगी R+A के बराबर। चलिए, तो अब E1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। E1 की वैल्यू हो जाएगी सिंपली K, अच्छा चार्ज मैंने लिया है स्मॉल q, तो KQ/R-A का होल स्क्वायर। सिमिलरली E2 की वैल्यू की बात करें तो इट विल बी KQ/R+A का होल स्क्वायर। बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो फील्ड जो ज्यादा होगा। तो E1 और E2 में बात करें तो E1 के लिए डिनोमिनेटर R-A है, तो ये वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू छोटी हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। यस और नो बच्चों? यस सर। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर E1 के लिए छोटा है तो E1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। E1 इज ग्रेटर देन E2, इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, E1 की डायरेक्शन में होगा। तो एक्सियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 की डायरेक्शन में हो जाएगा। और ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2 के बराबर। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दो बच्चों E1 और E2 की। सो द ई नेट विल बी इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं इसे, KQ/R-A का स्क्वायर माइनस KQ/R+A का होल स्क्वायर। चलिए केक्यू को हम केमो कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम एलसीएम बनाए तो बच्चों ये R-A का होल स्क्वायर, ये R+A का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ R² माइनस A² का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा A+B मल्टीप्लाइड A-B विल बी इक्वल टू A² माइनस B² होता है। यहाँ पे तो स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया R² माइनस A² का होल स्क्वायर। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या निकलेगा, R² प्लस A² प्लस 2RA माइनस, इसको ओपन करके यहाँ पे लिखेंगे तो R² प्लस A² माइनस 2RA। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रोसेस में? नो सर। नो। चलिए, तो देखो ये माइनस में R² तो R² से R² और A² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली मिल जाएगा 2RA माइनस माइनस प्लस 2RA, ये टोटल हो जाएगा 4RA। सो इट विल बी KQ इंटू 4RA डिवाइडेड बाई R² माइनस A² का होल स्क्वायर। चलिए, तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे बच्चों, यहाँ पे Q की टर्म में ही बात कर रहे थे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं P के बारे में। P क्या होता है, P होता है Q इंटू 2A के बराबर। P क्या होता है, Q इंटू 2A के बराबर। तो यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा Q, और यहां से 4 में से एक 2 ले लूंगा और A यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2
के पी आर, यस और नो बच्चों, 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नेट विल बी इक्वल टू 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ये डेरिवेशन हमसे पूछ लिया यस जाता सर। है ना? अब आप चाहें तो इस स्टेप को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बाकी ये रिजल्ट हमें लाना रहेगा कुछ इस तरीके से। इसमें एक केस क्या बनता है बच्चों? एक केस ये बनाया जाता है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है 2a, इफ a इज लेस देन r, कि जो पॉइंट में अज्यूम कर रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल से, वो a की कंपैरिजन में, लेंथ ऑफ डाइपोल के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, और अगर a इज लेस देन r हो जाएगा, तो देखो ये जो माइनस कर रहा हूं ए स्क्वायर, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू, ई नेट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, आर एस टू पावर 4 हो जाएगा, और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2kp बाई आर क्यूब के बराबर। बच्चों, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है वो किस डायरेक्शन में होगी? जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही थी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और जो इसका डाइपोल मूवमेंट था वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, तो पी भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू पी की डायरेक्शन में हमें दिया हुआ है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। चलिए, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ई नेट एट एक्सियल पॉइंट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट, विषुवत बिंदु पे। सर आर कैसा है यार? आर क्यूब कैसे है बेटा? चलिए, यस सर। ये देखिए 2kpr, ए को क्या मान लेता हूं, ए को नेग्लिजिबल, सॉरी यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं, यही लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 2kpr डिवाइडेड बाई बच्चों आर माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2kpr, 0 हट जाएगा तो आर एस टू पावर 4, यहाँ पे ऊपर आर है नीचे आर एस टू पावर 4 है, एक आर से एक आर कट जाएगा तो आर क्यूब बच जाएगा बच्चों, यस सर। बोलिए। यस यस, सर। और इसी वजह से ये 2kp बाई आर क्यूब के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, यस। जल्दी से हम बात कर लेते हैं इक्विटोरियल पॉइंट के लिए भी। चलिए, डायग्राम में एट इक्विटोरियल पॉइंट, निरक्षीय बिंदु जिसे हम कहेंगे, निरक्षीय बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, प्रोसेस लगभग लगभग सेम है, मैं जल्दी से बता देता हूं। मान लीजिए ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस 2a, ये इक्विटोरियल लाइन, और ये पॉइंट मैंने ले लिया P, जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट P मैंने ले लिया है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी A हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी A हो जाएगी। बच्चों, अगर हम बात करें देखो, तो नेगेटिव चार्ज को पॉइंट P से जोड़ना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्या इस लाइन के अलोंग ही होने वाला है? नेगेटिव चार्ज यस की सर। वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज की तरफ होता है। फर्दर अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज से दूर होता है, ये इस तरीके से। बच्चों,
अब यहाँ पे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेसिकली KQ/R²। डिस्टेंस की बात करें तो पॉइंट P की पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या अंडर रूट ऑफ R² प्लस A² के बराबर हो जाएगा बच्चों। डिस्टेंस विल बी, यस सर। ये इस ट्रेंगल मान लेते हैं, ये ट्रेंगल जिसका एंगल थीटा है, तो इस राइट एंगल ट्रेंगल के लिए जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और इसके लिए भी जो नेगेटिव चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी वो R² प्लस A² के बराबर होनी है। बच्चों अगर पॉइंट P के लिए देखें तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सेम है। इसको मैं लिख देता हूं इक्वल्स टू E, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ/R², और R² की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट R² प्लस A² का होल स्क्वायर। तो सिंपली E इक्वल टू KQ/R² प्लस A² के बराबर हो जाएगा। ये सुनो बच्चों। यस सर। यस, चलिए अब बात कर लेते हैं एंगल्स की। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये बच्चों, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो E1 और E2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। बच्चों E1 के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा E sin थीटा के बराबर। यस और नो? यस E1 सर। का कंपोनेंट हो जाएगा E sin थीटा ऊपर की तरफ, और E2 का कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ, ये भी क्या हो जाएगा E sin थीटा। ई साइड बच्चों थीटा। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो क्या E sin थीटा से E sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y यस डायरेक्शन सर। में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर x डायरेक्शन की बात करें तो इधर की तरफ जरूर E1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E cos थीटा, E2 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी E cos थीटा। तो अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी 2E cos थीटा के बराबर हो जाएगा बच्चों। यस और नो? यस है सर। ना? यस। और डायरेक्शन में दे देता हूं नेगेटिव, क्योंकि अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है वो आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए तो ई एक्स की वैल्यू 2E cos थीटा आई कैप हम दे देते हैं, तो वैल्यूज निकाल लेते हैं। ई एक्स विल बी -2E, ई की वैल्यू भी डाल दो बच्चों। ई की वैल्यू हो जाएगी KQ/R² प्लस A² मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। कोस थीटा की बात करें बच्चों तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, देखो इस ट्रेंगल में कोस थीटा क्या होता है B/H आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे बेस तो हो जाएगा A, यस और नो, और यस सर। कर्ण हो जाएगा अंडर रूट का A² प्लस R²। तो कोस थीटा की वैल्यू में रख देता हूं A/√R² प्लस A²। तो EX की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, देखो अब यहाँ पे भी Q रहा, 2 रहा और A रहा, इसको मैं क्या बना देता हूँ P द डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी -KP डिवाइडेड बाई R² प्लस A² होल पावर। देखो पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, तो टोटल पावर हो जाएगी 3/2 के बराबर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EX प्लस EY, EY तो 0 है ही सही। So the net electric field will be -KP upon R² plus A² whole raised to power 3/2। ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है जी। डायरेक्शन देखोगे यस बच्चों सर।
तो यहाँ पे जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है डायपोल मोमेंट से, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, तो कितना एंगल हो जाएगा, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री का हो जाएगा। और अगर हम बात करें एक्सियल पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। चलिए, वेरी गुड। फॉर शॉर्ट डायपोल, लघु द्विध्रुव के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लघु द्विध्रुव के लिए ए का मान आर की तुलना में बहुत छोटा लिया जाएगा, तो वापस से ये ए स्क्वायर शून्य मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ई नेट विल बी इक्वल्स टू ई नेट विल बी इक्वल्स टू माइनस केपी अपॉन आर क्यूब के बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये 0 होते ही आर स्क्वायर यस की सर। पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा ई नेट। तो बच्चों इस तरीके से हम इन दोनों डेरिवेशन को कर सकते हैं, कर लिया है, जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। उसके अलावा कंपेयर करें बच्चों ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल को, तो वहां पे आया था 2 kp/r³ और एक्सियल के लिए आया, इक्वेटोरियल के आया है -kp/r³। तो इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे से अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसके लिए मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। चलिए, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बचता है बच्चों वो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए बच्चों मैं किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं। सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं। ये इस तरीके से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा। चलिए, तो ये एक ई इंटेंसिटी का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देता हूं बच्चों कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज क्यू। ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस मैंने ले ली वो ले ली है 2a। ठीक है, 2a ले लिए मैंने इनकी डिस्टेंस। बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये डायपोल का सेंटर हो जाएगा, और इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो इस लाइन के अलोंग हो जाएगा P। और अगर मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है P और इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इनके बीच में जो एंगल है, क्या ये एंगल में थीटा नाम दे देता हूं, इनके बीच में एंगल थीटा है। चलिए, अब क्या होगा बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक Fe। ठीक है, तो ये F फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। यस और नो? पॉजिटिव यस सर। चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सिंस दोनों पे चार्जेस सेम है क्यू क्यू और फील्ड की वैल्यू भी सेम है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बच्चों Q इंटू ई के बराबर। तो यहाँ पे भी F फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी F फोर्स लगेगा, बट इसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो इस डाइपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अगर मैं कहूं कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो कोई दिक्कत है इसमें? भाई दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो डायपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, द नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल बी 0।
फर्दर अगर हम बात करें कि भाई ये नेट फोर्स तो 0 हो गया, बट क्या ये जो दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं? एक इस पॉइंट के अलोंग एक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। मतलब ये दोनों पॉइंट की लाइन ऑफ, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। और जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगी तो ये क्या करेंगे बच्चों, इसको ट्रांसलेट तो नहीं करेंगे बट इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये फोर्स यहाँ पे इसको एक क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा, ये इसे एक एंटी ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा। तो दोनों मिलके इसको रोटेट करेंगे। तो बेसिकली इन फोर्स की वजह से इस डायपोल पे एक टॉर्क जनरेट होगा। और वो टॉर्क किसके बराबर होता है? जो टॉर्क होता है बच्चों बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ये टॉर्क किस कपल की फॉर्म में होगा। तो ये एक बेसिकली कपल हो जाएगा। और ये कपल जो होगा वो किसके बराबर होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क। तो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, या फिर इसे हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों फोर्सेस के बीच में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें बच्चों, कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस 2a है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये होने वाली है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? ये 2a है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2a sin थीटा। आर की वैल्यू हो सर जाएगी, स्क्रीन स्टॉप होगी सर, हाँ बेटा, स्क्रीन स्टॉप होगी लिख रहे हो जो दिखाई नहीं दे स्क्रीन, रहा सर। एक मिनट रुक जाओ, जल्दी से करते हैं इसे, आपको एक सेकंड रुक जाइए। अब दिख रही है बच्चों? यस सर। यस। तो मैं कह रहा था कि दो फोर्स, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी लंबवत ये हो जाएगी। सिंस इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये हाइपोटेनस 2 है, 2a है, ये एंगल थीटा है, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी 2a sin थीटा के बराबर। तो यहां से वैल्यू रख देता हूं मैं 2a sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय फोर्स f। और ये हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू भी रख दो बच्चों, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई के बराबर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2Q इंटू 2a, Q इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। 2QA हो जाएगा बच्चों P, ये हो जाएगा E साइन थीटा। और PE साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? PE साइन थीटा को लिखा जा सकता है P क्रॉस E। और यही हो जाएगा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल, P क्रॉस E के बराबर या PE साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो जो टॉर्क है बच्चों बेसिकली P पे निर्भर कर रहा है, E पे कर रहा है, और थीटा पे निर्भर कर रहा है। थीटा की वैल्यू के लिए टॉर्क की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? मान लीजिए अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 क्या हो जाता है बच्चों? 0 जीरो। 0। साइन 0 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0 के लिए टॉर्क भी 0 हो जाएगा। द टॉर्क एक्सपीरियंस विल बी 0। फर्दर थीटा इक्वल्स टू 180 के लिए भी यही केस है, को साइन 180 भी 0 होता है। तो थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 180 के लिए टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है बच्चों? साइन 90 होता है 1 1। वन। तो टॉर्क हो जाएगा PE के बराबर। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क। तो जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जो डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो मैक्सिमम होगा। ओके बच्चों, यस सर। चलिए, तो यस ये सर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके इस चैप्टर के लिए। बाकी आपको कोई दिक्कत हो, कोई इश्यू हो तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट मंडे से हम अगला चैप्टर चलाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो बातें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की है सेम बातें हम पोटेंशियल के लिए भी करेंगे बच्चों, सारी की सारी बातें। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, बाय।